नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी जिसका नाम है स्वर लहरिया घंटी और नन्हे खोजी। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा गांव था जिसका नाम था रंगोली गांव। इस गांव में हर घर पर रंगोली बनी होती थी और हर गली में फूलों की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन कुछ समय से रंगोली गांव की एक खास चीज गुम हो गई थी, वह थी उसकी मधुर धुन। पहले यहाँ एक जादुई घंटी, स्वर लहरिया घंटी बजती थी जिसकी मधुर आवाज से पूरा गांव खुशी से भर जाता था। अब वह घंटी खामोश हो गई थी और गांव भी थोड़ा उदास सा लगने लगा था। इसी गांव में दो प्यारे बच्चे रहते थे, आदित्य और उसकी छोटी बहन रिया। आदित्य बहुत बहादुर और खोजी था और रिया बहुत कल्पनाशील और दयालु थी। दोनों को नई चीजें खोजना और रोमांच पसंद था। एक दिन वे अपनी दादी माँ के पुराने बक्से में कुछ खेल रहे थे। बक्से में ढेर सारी पुरानी चीजें थीं, पुराने सिक्के, रंगीन कंचे और कुछ टूटे फूटे खिलौने। खेलते खेलते रिया के हाथ में एक धूल से ढकी बहुत पुरानी किताब लगी। किताब बहुत ही सुंदर थी, उसके कवर पर सोने के अक्षरों से कुछ लिखा था, पर वे पढ़ नहीं पा रहे थे। आदित्य ने किताब को झाड़कर देखा। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर से एक पुराना पीला पड़ा हुआ नक्शा गिर पड़ा। नक्शे पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने थे और एक तीर का निशान गांव के पास के चुपचाप जंगल की ओर इशारा कर रहा था। रिया, यह क्या है? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। रिया की आंखें चमक उठीं। यह तो खजाने का नक्शा लगता है भैया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य और रिया को तुरंत रोमांच महसूस हुआ। यह कोई आम खजाना नहीं था, बल्कि उन्हें लगा कि यह शायद स्वर लहरिया घंटी से जुड़ा हो सकता है। उन्हें याद आया कि दादी ने उन्हें उस घंटी की कहानियां सुनाई थीं कि कैसे उसकी मधुर धुन से पक्षी चहक उठते थे और फूल खिल जाते थे। उन्होंने तय किया कि वे कल सुबह इस नक्शे का पीछा करेंगे और देखेंगे कि यह उन्हें कहाँ ले जाता है। रात भर उन्हें नींद नहीं आई, वे बस घंटी के बारे में और अपने रोमांचक सफर के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आदित्य और रिया ने अपनी खोज शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथ थोड़ा पानी, कुछ बिस्कुट और एक छोटी सी टॉर्च रख ली। नक्शे के अनुसार उन्हें सबसे पहले गांव के किनारे वाले चुपचाप जंगल में जाना था। जंगल का नाम चुपचाप इसलिए पड़ा था क्योंकि जब से घंटी खामोश हुई थी, जंगल के पक्षी भी कम चहचहाते थे और पत्तों की सरसराहट भी कम ही सुनाई देती थी। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उन्हें एक ऊंचे पेड़ पर एक चमकीला हरा तोता बैठा दिखाई दिया। वह तोता कोई आम तोता नहीं था, क्योंकि उसके पंखों पर सुनहरी धारियां थीं। ओह, यह तो गुलाबो तोता है, रिया ने खुशी से कहा। गुलाबो गांव का सबसे पुराना और बुद्धिमान तोता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इंसानों की भाषा समझता था और कभी कभी बोलता भी था। गुलाबो ने अपनी गर्दन झुकाई और अपनी चमकदार आंखों से आदित्य और रा को देखा। ओह नन्हे खोजियों, गुलाबो ने साफ आवाज में कहा। कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? कहीं स्वर लहरिया घंटी की खोज में तो नहीं? आदित्य और रिया चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। आपको कैसे पता? आदित्य ने पूछा। गुलाबो हंसा। मुझे सब पता है। उस घंटी की धुन गांव की जान थी और अब जब वह शांत है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन घंटी को खोजना इतना आसान नहीं है। रास्ता कांटों से भरा है और पहेलियां सुलझानी होंगी। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, घंटी वहीं मिलेगी जहां खुशी का गीत है और एकता की गूंज है। इसे याद रखना, यह तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर गुलाबों ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। आदित्य और रिया को गुलाबों की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्हें पता था कि उसका इशारा किसी गहरी बात की ओर है। नक्शे के अगले निशान ने उन्हें जंगल के और अंदर एक घने इलाके की ओर मोड़ दिया। यहाँ बड़े बड़े पेड़ इतने पास पास थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सामने सिर्फ कांटों की एक मोटी दीवार थी। नुकीले तीखे कांटे इतने घने थे कि उनके बीच से निकलना नामुमकिन लग रहा था। ओह भैया, यह तो बहुत मुश्किल है, रिया ने उदास होकर कहा। हम इसमें से कैसे निकलेंगे? हमें चोट लग जाएगी। आदित्य ने कोशिश की, लेकिन कांटों ने उसके कपड़ों को खींच लिया। वे दोनों निराश हो गए। नक्शे में इस रास्ते को पार करने का कोई संकेत नहीं था। वे बैठ गए और सोचने लगे।
उन्हें गुलाबों की बात याद आई। रास्ता कांटों से भरा है, इसका मतलब था कि उन्हें इससे निपटना ही होगा। पर कैसे? जब वे सोचने में लगे थे, तभी एक नन्ही भूरी गिलहरी पेड़ से नीचे उतरी और उनके सामने आकर बैठ गई। गिलहरी अपने छोटे छोटे पंजों से कुछ इशारा कर रही थी। शायद यह हमें कुछ बताना चाहती है, रिया ने कहा। आदित्य ने अपनी जेब से एक बिस्कुट का टुकड़ा निकाला और गिलहरी के सामने रख दिया। गिलहरी ने बिस्कुट लिया और खुशी से कुतरने लगी। बिस्कुट खाते हुए गिलहरी ने एक छोटी सी दरार की ओर इशारा किया जो कांटों की दीवार में छिपी हुई थी। वह दरार इतनी छोटी थी कि किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। देखो भैया, रिया ने उत्साह से कहा। गिलहरी ने हमें रास्ता दिखाया। आदित्य ने झुककर देखा। दरार वाकई छोटी थी, लेकिन इतनी थी कि वे एक एक करके उसमें से निकल सकते थे। उन्होंने गिलहरी को धन्यवाद दिया और सावधानी से उस दरार में से निकलना शुरू किया। कांटे अभी भी आसपास थे, पर वे अब एक छोटे और सुरक्षित रास्ते पर थे। उन्हें समझ में आया कि हर मुश्किल का कोई न कोई हल होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। कांटों का रास्ता पार करने के बाद नक्शे ने उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी की ओर इशारा किया। पहाड़ी पर एक छोटा सा पुराना मंदिर था जो अब खंडहर बन चुका था। मंदिर के पीछे एक काली गुफा का मुंह दिखाई दे रहा था। गुफा के मुंह पर घनी बेलें लिपटी हुई थीं और अंदर अंधेरा था। रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। भैया, अंदर अंधेरा है और थोड़ा डर लग रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य ने अपना बहादुर चेहरा बनाए रखा। डरने की कोई बात नहीं रिया, हम दोनों साथ हैं ना। और हमारे पास टॉर्च भी है। उसने अपनी टॉर्च निकाली और गुफा के अंदर रोशनी डाली। गुफा के अंदर हवा बहुत ठंडी थी और मिट्टी की गंध आ रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखाई दे रहे थे जो किसी पुरानी कहानी को बयां कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और सावधानी से गुफा के अंदर बढ़ने लगे। उन्हें पता था कि उनका खजाना अब बस कुछ ही दूर है। गुफा के अंदर वे कुछ दूर चले। घुमावदार रास्ते पर चलते चलते उन्हें सामने से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। जैसे ही वे और पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक छोटे से चबूतरे पर एक खूबसूरत घंटी रखी हुई थी। वह घंटी सोने और चांदी की बनी हुई थी और उस पर रंग बिरंगे नग जड़े थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत थी। उसकी चमक बहुत फीकी थी, जैसे उसका जादू कहीं खो गया हो। यह रही स्वर लहरिया घंटी, रिया ने खुशी से कहा। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी उदासी भी थी, क्योंकि घंटी में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आदित्य ने घंटी को छुआ। वह ठंडी थी और उसमें कोई कंपन नहीं था। लेकिन यह तो बज नहीं रही है, आदित्य ने कहा। गुलाबो तोते ने कहा था कि हमें खुशी का गीत और एकता की गूंज ढूंढनी होगी। शायद इसका कोई मतलब है। उन्होंने घंटी को हर तरफ से देखा, लेकिन कहीं भी उसे बजाने का कोई तरीका नहीं था। यह बस एक सुंदर खामोश घंटी थी। घंटी के पास एक छोटी सी चट्टान थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आदित्य ने अपनी टॉर्च से रोशनी डाली और पढ़ना शुरू किया। यह एक पहेली थी। मैं नहीं बजती तब तक, जब तक नहीं मिलता मुझे कोई गीत। वह गीत जो आता है दिल से, जो फैलाता है प्यार और मीत। अकेला सुर हो या मिले कई आवाजें, पर होनी चाहिए उसमें सच्ची खुशी की पहचान। पहेली पढ़कर आदित्य और रिया एक दूसरे को देखने लगे। खुशी का गीत, रिया ने सोचा। क्या इसका मतलब है कि हमें इसके लिए गाना होगा? आदित्य ने कंधे उचकाए। पर कौन सा गाना? और सच्ची खुशी का गीत कैसा होता है? उन्हें गुलाबों की बात फिर याद आई, जहां खुशी का गीत है और एकता की गूंज है। उन्हें लगा कि यह पहेली और गुलाबों की बात एक ही चीज की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने कई गाने गुनगुनाए जो उन्होंने गांव में सुने थे, लेकिन घंटी पर कोई असर नहीं हुआ। घंटी वैसी की वैसी शांत पड़ी रही। रिया थोड़ी देर सोचती रही। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी और रोती थी तो उसकी माँ हमेशा उसे एक प्यारा सा लोरी गीत सुनाती थी, जिससे उसे तुरंत खुशी और सुकून मिलता था। भैया, रिया ने कहा, मुझे लगता है हमें अपनी खुशी से गाना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी माँ की एक पुरानी लोरी गाना शुरू किया। उसकी आवाज में मासूमियत और सच्ची भावना थी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, घंटी में एक बहुत ही हल्की सी चमक आई। आदित्य ने देखा और वह हैरान रह गया। रिया, यह काम कर रहा है। आदित्य